हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल वीएन एजुकेशन में। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग बीएसएससी इंटर स्तरीय 2024 प्लेटफॉर्म वॉल्यूम 2 का सेट नंबर 4 आप लोगों के बीच लेकर आ गया हूं। ठीक है, ये आपको सेट नंबर 4 है। कितना? सेट नंबर 4 20 सेट आपको यहाँ पर देखिए दिया है। इसमें से आप लोग चौथा सेट करने वाले हैं। और इसके साथ साथ ध्यान रखेंगे दोस्तों कि वॉल्यूम 1 मैंने कंप्लीट करा दिया है। ठीक है, वॉल्यूम 1 प्लेटफॉर्म का। और खान सर का आपको 20 प्रैक्टिस सेट प्लस उसमें जो आपको 7 प्रीवियस ईयर दिया था वो भी, और साथ साथ आपको ज्ञान बिंदु सर का आपको 15 सेट वाला वो भी मैंने कंप्लीट करा दिया है। तो तीनों का आपको अलग अलग प्लेलिस्ट बना हुआ है दोस्तों, जाकर के आप लोग फटाफट रिवीजन स्टार्ट कर दीजिए। ठीक है, फिर फटाफट रिवीजन कीजिए क्योंकि एग्जाम का टाइम काफ़ी करीब है। और दोस्तों जिन्हें भी पीडीएफ की आवश्यकता है, पीडीएफ के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है, तो वहाँ से आप लोग ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ से पीडीएफ ले लेंगे। और दोस्तों जो भी हमारे चैनल पर नए आए हैं, हमारे चैनल पे विजिट करके नए आए हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलें। और शेयर ज़रूर करें ताकि जिनके पास ये बुक ना ले सकते हैं, कोई भी जो स्टूडेंट नहीं ले पाते हैं, उनके पास ये पहुंच जाए और उनको भी इस चीज़ का लाभ मिल सके। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं सीधे प्रश्न की ओर। तो फ्रेंड्स आज हम लोग टेस्ट सीरीज 4, ये वॉल्यूम 2 है प्लेटफॉर्म का, सेट नंबर 4 देखेंगे। और इसका आज का पहला प्रश्न चलिए देखते हैं क्या है। तो आज का पहला प्रश्न है दोस्तों कि 2024 ग्रीष्मकालीन ओलंपिक कहाँ आयोजित किया जाएगा। ध्यान देंगे, आपको 2024 ग्रीष्मकालीन ओलंपिक बोल रहा है कि कहाँ आयोजित किया जाएगा। तो एक का आपको राइट आंसर ए हो जाएगा दोस्तों, फ्रांस में। कहाँ? फ्रांस में आपको आयोजित किया जाएगा। वहीं आपको दोस्तों ध्यान रखना है कि सऊदी अरब को आपको 2034 में, कब? 2034 में मेजबानी सौंपी गई है। ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 नंबर दोस्तों कि अक्टूबर 2023 में भारतीय मूल के किस वैज्ञानिक को फैराडे पदक से सम्मानित किया गया है। तो 2 का आपको 4 हो जाएगा, आरोग्य स्वामी पॉलराज को। किसको? आरोग्य स्वामी पॉलराज को 2023 अक्टूबर में आपको भारतीय मूल के फैराडे पदक से सम्मानित किया गया है। ध्यान देंगे। 3 नंबर का प्रश्न है दोस्तों, भारत ने हाल ही में दिसंबर 2023 में किस देश के साथ अपने राजनयिक संबंधों के 50 साल पूरे होने का जश्न मनाया। तो देखिएगा, यहाँ पर 50 साल पूरे होने का जश्न मनाया है किस चीज़ का? राजनयिक संबंधों का। तो 3 का आपको राइट आंसर दोस्तों डी हो जाएगा, कोरिया गणराज्य का। किसका? कोरिया गणराज्य का 50 साल होने का आपको मनाया है जश्न। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको 4 नंबर के सार्क के सदस्य देशों की संख्या कितनी है। तो देखिएगा, सार्क के सदस्य देशों की संख्या आपको टोटल कितना है? 8 है। 4 का आपको राइट आंसर ए हो जाएगा, 8 है। सार्क का देखिएगा आपको फुल फॉर्म होता है दोस्तों द साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। ठीक है, ये सार्क का मुख्यालय है। और सार्क का देखिएगा मुख्यालय कहाँ है दोस्तों? सार्क का मुख्यालय आपको काठमांडू में है। कहाँ है? काठमांडू में। इसको भी ध्यान रखेंगे, साथ में इसको भी एग्जाम में आपको ये प्रश्न पूछा जाता है। सार्क का मुख्यालय काठमांडू। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 5 नंबर की किस राज्य ने 1994 के बाद पहली बार जीतकर पदक तालिका में प्रथम स्थान प्राप्त करके राजा बलिंद्रा ट्रॉफी मेमोरियल राष्ट्रीय खेल अवार्ड प्राप्त किए हैं। राजा बलिंद्रा ट्रॉफी मेमोरियल राष्ट्रीय खेल अवार्ड प्राप्त किए हैं। 5 का आपको राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ए हो जाएगा, ये महाराष्ट्र राज्य जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 6 नंबर की डुरंट रेखा किन 2 देशों को विभाजित करती है। देखिएगा, डुरंट रेखा जो है कि किन 2 देशों को विभाजित करती है। तो 6 का आपको राइट आंसर हो जाएगा, अफगानिस्तान और पाकिस्तान को डुरंट रेखा आपको अलग करती है। ठीक है। वहीं आपको भारत और चीन के बीच अगर पूछ देगा तो भारत चीन के बीच आपको मैकमोहन रेखा होता है, इसे भी ध्यान रखेंगे। भारत एवं चीन के बीच है। और भारत पाकिस्तान के बीच आपको पूछ देगा, भारत पाकिस्तान के बीच, तो वो आपको रेड क्लिफ रेखा होता है, इसे भी ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको 7 नंबर की फॉरबिडन सिटी कहाँ स्थित है। ध्यान देंगे, फॉरबिडन सिटी जो है आपको ये कहाँ स्थित है। तो 7 का आपको राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों डी। ठीक है, आपको चीन में है। फॉरबिडन सिटी चीन में स्थित है। फॉरबिडन सिटी को लहासा भी कहा जाता है। इसको साथ साथ इसे भी याद रखेंगे कि फॉरबिडन सिटी को लहासा भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 8 नंबर की त्रिवेंद्रम स्थित विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र मुख्यतः संबंधित है। जो त्रिवेंद्रम में आपको विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र जो स्थित है आपको मुख्यतः किस लिए प्रसिद्ध है। 8 का आपको राइट आंसर ए हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर कि रॉकेट छोड़ने के लिए प्रणोदकों के अनुसंधान से, यानी कि रॉकेट को छोड़ने के लिए प्रणोदकों के अनुसंधान से आपको ये फेमस है विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपको 9 नंबर के व्यास सम्मान किस क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया जाता है। जो व्यास सम्मान जो दिया जाता है तो किस क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया जाता है। तो 9 का आपको राइट आंसर सी हो जाएगा, साहित्य के क्षेत्र में ये व्यास सम्मान आपको प्रदान किया जाता है, इसको ध्यान में रखेंगे। ठीक है। वहीं साथ साथ इसे भी ध्यान में रखेंगे दोस्तों कि व्यास सम्मान की शुरुआत जो हुई थी 1991 में हुई थी। कब? 1991 में हुई थी। 1991 में हुई थी के बिरला फाउंडेशन। ठीक है,
आपको के बिरला फाउंडेशन के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको 10 नंबर के मैन बुकर पुरस्कार साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार के बाद सबसे बड़ा पुरस्कार माना जाता है। इसकी शुरुआत कब हुई? यानी कि यहाँ पर पूछ रहा है आपको 10 नंबर, 10 का देखिए सी हो जाएगा 1969, ठीक है। यानी कि मैन बुकर पुरस्कार जो है आपको इसकी शुरुआत कब से हुई? तो 1969 में आपको इसकी शुरुआत हुई, ठीक है। और नोबेल पुरस्कार की शुरुआत अगर पूछ देगा वहीं पर, तो नोबेल पुरस्कार की शुरुआत कब हुई? तो 1901 में। इसे भी ध्यान में रखेंगे, साथ साथ पॉइंट को नोट करते चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 11 नंबर की नवंबर 2023 में जारी वैश्विक जलवायु प्रदर्शन सूचकांक में भारत का स्थान क्या है? मतलब कि कौन से नंबर पर आपको भारत का स्थान है? किसमें? वैश्विक जलवायु प्रदर्शन सूचकांक में भारत का स्थान 11 का राइट आंसर सी हो जाएगा दोस्तों, 8वां स्थान है। इसको ध्यान में रखेंगे। जितना भी आपको स्थान है, इस टाइप का जो क्वेश्चन आता है करंट में, आप लोग इसको याद कर लेंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन एक ना एक पूछता ही है एग्जाम में। तो वैश्विक जलवायु प्रदर्शन सूचकांक में आपका स्थान कितना है? 8वां स्थान है भारत का। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 12 नंबर की पोर्टो नोवो निम्नलिखित में से किस देश की राजधानी है? पोर्टो नोवो निम्नलिखित में से किस देश की राजधानी है? तो 12 का आपका राइट आंसर डी हो जाएगा, बेनिन की। कहाँ की राजधानी है? बेनिन की पोर्टो नोवो राजधानी है। वहीं आपको लाइबेरिया पूछ देगा, तो लाइबेरिया की राजधानी मोनोरोविया है। क्या है? मोनोरोविया, ठीक है। मोनोरोविया, ये आपको लाइबेरिया की राजधानी है, मोनोरोविया। इसको ध्यान में रखेंगे। अंगोला की राजधानी लुआंडा, अंगोला की राजधानी क्या है? लुआंडा है। और वहीं जाकर के आपको गैबोन की राजधानी क्या है? लिब्रेविले गैबोन की राजधानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपको 13 नंबर दोस्तों कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में देवनागरी लिपि में लिखी जाने वाली हिंदी को अंग्रेजी के साथ आधिकारिक सरकारी भाषा माना गया है? सरकारी भाषा माना गया है। तो 13 का आपको राइट आंसर बी हो जाएगा, अनुच्छेद 343। कितना? अनुच्छेद 343 में देवनागरी लिपि में लिखी जाने वाली हिंदी को अंग्रेजी के साथ आधिकारिक सरकारी भाषा माना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 14 नंबर के द पॉवर्टी ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी, हाउ इकोनॉमिक्स एबंडन द पुअर, ठीक है। द पॉवर्टी ऑफ, ध्यान देंगे यहाँ पर, माफ कीजिएगा, यहाँ पर दे रहा है आपको कि द पॉवर्टी ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी हाउ इकोनॉमिक्स एबंडन द पुअर नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो यहाँ पर आपको राइट आंसर 14 का आपको डी हो जाएगा, मेघनाथ देसाई। कौन है? मेघनाथ देसाई। यहीं पर एक और बुक आता है इसी टाइप का, देखिए, द पॉवर्टी ऑफ अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। तो इस पुस्तक का लेखक कौन है? दादा भाई नौरोजी। इनका भी नाम याद रखेंगे। लेकिन ये है आपको द पॉवर्टी ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी हाउ इकोनॉमिक्स एबंडन द पुअर, इस पुस्तक के लेखक है मेघनाथ देसाई। 14 का आपको डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 15 नंबर दोस्तों यहाँ पर के स्तंभों का देखिए यहाँ मिलान करना है, यानी कि कौन सा आपको राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर देखेंगे हम लोग कि कहाँ आपको ये संस्था दिया है, ये मुख्यालय दे रखा है, तो कौन सा सही, कहाँ आपको मुख्यालय है? तो देखिएगा 15 का आपको ICAR केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्थान है। तो ICAR केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्थान आपको ये बीकानेर में है, ये आपको सही है। ICSR केंद्रीय कपास अनुसंधान संस्थान, कपास आपको यहाँ पर ये नागपुर में है। और ICAR राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान आपको ये कटक में है। और इसके साथ साथ आपको दोस्तों ICAR भारतीय बागवानी अनुसंधान संस्थान आपको ये बेंगलुरु में, ये आपको सीधी सबका दे दिया है। इसका राइट आंसर 15 का आपको दोस्तों सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा यहाँ पर, ये आपको राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको 16 नंबर की प्रत्येक मान, देखिएगा यहाँ पर आपको मैथ है। मैथ और रीजनिंग के लिए मैं आपको PDF प्रोवाइड करवा दूंगा आपको टेलीग्राम चैनल से, वहाँ से आप लोग प्राप्त करके इसकी प्रैक्टिस करेंगे, मैथ और रीजनिंग। 31 नंबर प्रश्न है कि राष्ट्रीय जनगणना में भारत खाली स्थान के भीतर समूहों की पहचान नहीं की जाती है। तो राष्ट्रीय जनगणना में भारत की जो पहचान है आपको निरजातीय के भीतर समूहों की पहचान नहीं की जाती है, अदरवाइज आपको धार्मिक, अनुसूचित जाति और जनजाति के अंतर्गत की जाती है। ध्यान देंगे इसके रिगार्डिंग एक और पॉइंट को आपको नोट करते चलेंगे कि 31 में कि भारत में जो आपको 2011 की जो जनगणना हुई थी, 2011 की जो जनगणना हुई थी, वो आपको भारत की कौन सी जनगणना थी? 15वीं जनगणना थी। कौन सी? 15वीं जनगणना थी। इससे भी आपको इस पॉइंट को याद करते चलेंगे। और स्वतंत्र भारत की कितनी थी अगर पूछ देगा तो 7वीं थी। कितनी? 7वीं। स्वतंत्र भारत की 7वीं, और अगर कंटिन्यू पूछ दे तो 15वीं थी, ठीक है। और भारत में जनगणना की शुरुआत जो हुई थी आपको 1872 ईस्वी में, से भी ध्यान रखेंगे 1872 में लॉर्ड मेयो के समय में हुआ था। और नियमित जनगणना की शुरुआत पूछ देगा तो 1881 में हुआ था लॉर्ड रिपन के समय में, इसको भी ध्यान में रखेंगे, ठीक है। और 2011 का जो जनगणना था इसका आपको क्या था आदर्श वाक्य? हमारी जनगणना हमारा भविष्य। क्या है? हमारी जनगणना हमारा भविष्य। और 2011 की जनगणना का शुभांकर था आपको प्रगणक शिक्षिका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों 32 नंबर की दी रूटम ऑफ
दी रूटम ऑफ एंशियंट इंडिया के लेखक थे। दी रूटम ऑफ एंशियंट इंडिया के लेखक कौन थे? तो 32 का आपको यहाँ पर राइट आंसर सी हो जाएगा, W.A. फेयर सर्विस। ठीक है, W.A. फेयर सर्विस इसके राइट आंसर हो जाएंगे, इसके आपको ये लेखक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको 33 नंबर के, जो यहाँ है वह अन्यत्र भी है, जो यहाँ नहीं है वह कहीं नहीं है, यह निम्नलिखित में से किस ग्रंथ में कहा गया है? काफ़ी अच्छी प्रश्न है। तो 33 का आपको राइट आंसर बी हो जाएगा, ये महाभारत में लिखा हुआ है। कहाँ? महाभारत में। ध्यान देंगे दोस्तों, महाभारत के रिगार्डिंग एक और पॉइंट नोट कीजिएगा कि महाभारत अगर पूछता है, ये क्वेश्चन आपको रेलवे के एग्जाम में पूछ चुका है कि आपको कितने दिन चला था टोटल, महाभारत कितने दिन लड़ा गया था? तो टोटल 18 दिन लड़ा गया था, इसको भी ध्यान में रखते चलेंगे। टोटल कितने दिन? 18 दिन। ये जो है आपको, जो यहाँ है वह अन्यत्र भी है, जो यहाँ नहीं है वह कहीं नहीं है, यह कथन आपको जो है किस ग्रंथ में लिखा हुआ? तो महाभारत में लिखा हुआ है। 34 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस एक्ट के द्वारा भारत के वायसराय को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई है? यानी कि भारत के वायसराय को अध्यादेश जारी करने की जो शक्ति प्रदान की गई है, तो 34 का आपको बी हो जाएगा, इंडियन काउंसिल एक्ट 1861। ठीक है, इंडियन काउंसिल एक्ट जो 1861 में हुआ था, इसी में आपको भारत के वायसराय को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 35 नंबर, हिंदू पौराणिक कथा के अनुसार समुद्र मंथन हेतु किस सर्प ने रस्सी के रूप में स्वयं को प्रस्तुत किया? ठीक ना, कौन से सर्प ने रस्सी के रूप में स्वयं को मतलब कि प्रस्तुत किया, को प्रेजेंट किया? तो क्या कह रहा है? हिंदू पौराणिक कथा के अनुसार। तो 35 का आपको राइट आंसर बी हो जाएगा दोस्तों। आगे सॉरी माफ कीजिएगा, 35 का बी हो जाएगा वासुकी। काफ़ी आपको चर्चित प्रश्न है ये आपको एग्जाम में पूछता है, अच्छी प्रश्न है ये। वासुकी जो सर्प था ना, वो खुद को अपने को रस्सी के रूप में आपको प्रस्तुत किया था हिंदू पौराणिक कथा के अनुसार समुद्र मंथन हेतु। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपको 36 नंबर की, ठुमरी गायिका गिरिजा देवी संबंधित हैं। देखिएगा, ठुमरी गायिका, जो ठुमरी गायिका है आपको, तो 36 का आपको राइट आंसर ये हो जाएगा, बनारस घराने की है। ठुमरी गायिका जो है आपको देवी संबंधित है बनारस घराने से। 37 नंबर प्रश्न है कि राजस्थान में शरीर पर चित्र गुदवाने की प्रथा प्रचलित है। कहाँ? राजस्थान में। एक जनजाति में यह प्रथा अधिक लोकप्रिय है, वह जनजाति कौन सी है? कौन सी आपको ट्राइब है ये? तो 37 का आपको राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, बी हो जाएगा, भील जनजाति। वो आपको जो भील ट्राइब है ना, वो आपको उसके द्वारा इन लोगों जो है ना कि अपने शरीर पे जो गुदवाते हैं ये, ठीक है ना, चित्र गुदवाते हैं, इनमें आपको लोकप्रिय है इस जनजाति में। नेक्स्ट क्वेश्चन 38 नंबर के, निम्नलिखित में से कौन सा एक मृत ज्वालामुखी है? देखिएगा, यहाँ पर मृत ज्वालामुखी की बात कहा जा रहा है, तो आपको 38 का राइट आंसर सी हो जाएगा, माउंट पोपा। क्या है? 38 का सी हो जाएगा, माउंट पोपा एक मृत ज्वालामुखी है। और वहीं आपको पूछ देगा माउंट फ्यूजियामा, माउंट एटना, स्ट्राम्बोली आदि जो है कि अब जागृत ज्वालामुखी है ये सब। ठीक है, माउंट फ्यूजियामा, माउंट एटना, स्ट्राम्बोली, ये सब आपको कैसी ज्वालामुखी है? जागृत ज्वालामुखी है। लेकिन आपको ये मृत ज्वालामुखी है माउंट पोपा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 39 नंबर की, निम्नलिखित में से कौन सा आरक्षित जीवमंडल सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित है? आरक्षित जीवमंडल सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित है, तो 39 का आपको राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, सी हो जाएगा आपको, खानचन दजोंगा। ठीक है, खानचन दजोंगा, ये आपको सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित आपको जीवमंडल है। अगला प्रश्न है आपको 40 नंबर की, किसी देश की मुद्रा के अवमूल्यन के लिए सलाह दी जाती है जब उस देश के निर्यातों को सामना करना पड़ता है, किस चीज़ का सामना करना पड़ता है? तो आपको 40 का राइट आंसर बी हो जाएगा कि विदेशी बाजारों में लोचदार मांग का, विदेशी बाजारों में लोचदार मांग का सामना करना पड़ता है। 41 नंबर प्रश्न है कि राष्ट्रपति के द्वारा किस अवधि के पश्चात वित्त आयोग का गठन किया जाता है? देखिएगा, वित्त आयोग का जो गठन किया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा किस अवधि के पश्चात किया जाता है? तो 41 का आपको राइट आंसर बी हो जाएगा दोस्तों, हर 5 वर्ष की समाप्ति पर। हर 5 साल की समाप्ति पर आपको राष्ट्रपति के द्वारा वित्त आयोग का गठन किया जाता है। वहीं आपको वित्त आयोग का जो गठन किया जाता है कितने अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 280। इसको आप लोग याद रखेंगे, अनुच्छेद 280 के तहत वित्त आयोग का गठन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको 42 नंबर प्रश्न है कि मैं एक समाजवादी और गणतंत्रवादी हूं और मुझे राजाओं और राजकुमारों में विश्वास नहीं है, यह वक्तव्य संबंधित है, यानी कि किससे संबंधित है? तो देखिएगा, यहाँ पर आपको 42 का राइट आंसर डी हो जाएगा दोस्तों, जवाहरलाल नेहरू का यह वक्तव्य है कि मैं एक समाजवादी हूँ और गणतंत्रवादी हूँ और मुझे राजाओं और राजकुमारों में विश्वास नहीं है, यह वक्तव्य आपको जवाहरलाल नेहरू से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा कि नील आयोग यानी कि जिसको इंडिगो कमीशन कहा जाता है के अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन थे? तो 43 का राइट आंसर डी हो जाएगा, W.S. सीटन कार। ठीक है, W.S. सीटन कार थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको 44 नंबर के, निम्नलिखित में से किसका सुमेल नहीं है? यहाँ पर सुमेल नहीं की बात कर रहा है, तो 44 का आपको राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, 44 का डी हो जाएगा यहाँ पर कि 1930 असहयोग आंदोलन। ठीक है, 1930 असहयोग आंदोलन।
तो 1930 में जो असहयोग आंदोलन जो कह रहा है ये आपको सुमेलित नहीं है, क्योंकि आपको असहयोग आंदोलन 1920 में हुआ था। कब हुआ था? 1920 में हुआ था, इसको ध्यान में रखेंगे। आपको मार्ले मिंटो सुधार आपको 1909 बिल्कुल सही है। 1905 में बंगाल विभाजन हुआ था, ये भी सही है। 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना ए.ओ. ह्यूम के द्वारा किया गया था, ये भी आपको बिल्कुल सही है। 44 का डी राइट आंसर हो जाएगा। 45 नंबर प्रश्न है कि स्तंभों का मिलान करें। यहाँ पर ध्यान देंगे, स्तंभ का मिलान करना। यहाँ ऋतु दे दिया है और यहाँ भारतीय कैलेंडर के अनुसार महीना दे दिया है, तो आपको इसको मिलान करेंगे। देखिएगा बसंत ऋतु जो होता है कौन से मंथ में आता है, तो आपको देखिएगा बसंत का हो जाएगा चैत वैशाख, आपको ये बिल्कुल सही है, पहला वाला सीधे सीधी है। और ग्रीष्म ऋतु जो होता है ये जेठ वैशाख जेठ आषाढ़ में होता है, तो ये हो जाएगा आपको ग्रीष्म ऋतु का 4 ए बी का 4 हो जाएगा, जेठ आषाढ़। ठीक है। वर्षा ऋतु हो जाएगा आपको ये 3 हो जाएगा, श्रावण भाद्र, यानी कि सावन भादो वर्षा ऋतु। ठीक है। शरद जो हो जाएगा आपको ये आश्विन और कार्तिक, ये इस तरह से हो जाएगा। इसका राइट आंसर आपको हो जाएगा सी दोस्तों, 45 का राइट आंसर। 61 नंबर प्रश्न है कि भारत में दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता 2016 के अनुसार कंपनियों को दिवाला समाधान की प्रक्रिया कितने दिनों में पूरी करनी होगी? 61 का ये हो जाएगा आपको टोटल 180 दिनों में यह प्रक्रिया पूरी करनी होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको 62 नंबर कि भारत के उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के पद पर नियुक्त किए जाने वाले अर्हत होने के लिए किसी व्यक्ति को कितने समय तक के उच्च न्यायालय में अधिवक्ता के रूप में सेवाएं प्रदान करनी चाहिए? 62 का आपको राइट आंसर डी हो जाएगा दोस्तों, टोटल 10 वर्ष। ठीक है। कितना? टोटल 10 साल। यानी कि कह रहा है कि भारत के उच्चतम न्यायालय सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के पद पर नियुक्त किए जाने हेतु अर्हत होने के लिए, यानी कि उसको आपको उसके काबिल होने के लिए किसी व्यक्ति को कितने समय तक उच्च न्यायालय में यानी कि हाई कोर्ट में अधिवक्ता के रूप में सेवाएं प्रदान करनी चाहिए? तो टोटल आपको 10 साल तक वो काम करेगा, तभी जाकर के सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश बन सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 63 नंबर के राष्ट्रपति के चुनाव के लिए किसी राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य के मतों की संख्या मूल्य किस प्रकार ज्ञात की जाती है? तो 63 का आपको देखिएगा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, 63 का आपको राइट आंसर हो जाएगा। ए हो जाएगा आपको पहला ही सही है कि राज्य की जनसंख्या और बटा में विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों की कुल संख्या और को भागा हजार हो जाएगा आपको। ठीक है। इस तरह से आपको निकाला जाता है। क्या? राष्ट्रपति के चुनाव के लिए किसी राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य के मतों की संख्या इस प्रकार ज्ञात की जाती है। यहाँ पर ध्यान दे लेंगे कि पहले राज्यसभा की जनसंख्या आपको ऊपर में लिखेंगे, फिर नीचे में आपको विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों की कुल संख्या और उसको फिर भागा दे देंगे हजार से भाग दे देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 64 नंबर कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यह प्रावधान किया गया है कि राष्ट्रपति की सहायता करने और उसे सलाह देने के लिए प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली एक मंत्रिपरिषद होगी, जिसकी सलाह के अनुसार राष्ट्रपति अपने कार्यों का निर्वहन करेंगे? तो 64 का आपको राइट आंसर सी हो जाएगा दोस्तों, अनुच्छेद 74 का 1 में। कितना? अनुच्छेद 74 के 1 में। 65 नंबर प्रश्न है कि हुआ आंदोलन का प्रणेता कौन था? हुआ आंदोलन का प्रणेता कौन था? तो ये आपको राइट आंसर हो जाएगा हुइन फू सो। ठीक है। हुइन फू सो हुआ आंदोलन का प्रणेता था। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों, एशिया के मरीज के नाम से किसे जाना जाता है? तो एशिया के मरीज के नाम से आपको चीन को जाना जाता है। ठीक है। एशिया के मरीज किसको कौन है? चीन है आपको। हुआ जो आंदोलन था इसके बारे में कुछ हम लोग पॉइंट नोट्स करेंगे कि हुआ आंदोलन क्या था। तो ये आपको उपनिवेशवाद विरोधी था। ये आंदोलन उपनिवेशवाद विरोधी आंदोलन था। यह आंदोलन 1939 में वियतनाम से शुरू हुआ था। हुआ आंदोलन। फिर 66 है, देखिए आपको एशिया का मरीज आपको चीन को कहा जाता है, वहीं तुर्की को यूरोप का मरीज कहा जाता है। 67 नंबर प्रश्न है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 और 226 के तहत कितने प्रकार की रिट जारी की जा सकती है? अनुच्छेद 32 और 226 के तहत कितने प्रकार की रिट जारी की जा सकती है? तो 67 का आपको राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, बी हो जाएगा, 5 प्रकार का रिट जारी किया जा सकता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 68 नंबर के निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है, यानी कि गलत की हमें इसमें पहचान करना है। तो 68 का आपको देखिएगा लिपि का शाब्दिक अर्थ लिखावट होता है, ये बिल्कुल सही है। भारत में लिपि के विकास परंपरा में ब्राह्मी लिपि को प्रस्थान बिंदु माना गया है, ये भी सही है। हिंदी, गुजराती, मराठी एवं बांग्ला भाषा के लिए लिपियों का विकास प्राचीन नागरी लिपि से हुआ है, ये भी सही है। लेकिन कुटिल लिपि का प्रचलन 10वीं शताब्दी में शुरू हुआ, ये गलत है। तो राइट आंसर आपको डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 69 नंबर है, संविधान के किस अनुच्छेद में व्यवस्था की गई है कि प्रत्येक राज्य शिक्षा के प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा के पर्याप्त सुविधाओं को व्यवस्था करने का प्रयास करेगा? तो 69 का आपको राइट आंसर सी हो जाएगा, अनुच्छेद 350 के क में ये कहा गया है कि प्रत्येक राज्य जो है आपको शिक्षा के प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा के पर्याप्त सुविधाओं की व्यवस्था करने का प्रयास करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 70 नंबर के पंचायती राज से संबंधित निम्नलिखित तत्वों में से कौन सा सही नहीं है? यहाँ पर सही नहीं है, पंचायती राज से संबंधित पूछ रहा है। तो 70 का यहाँ पर
राइट आंसर देखिएगा यहाँ पर कि पंचायत व्यवस्था भारतीय ग्रामीण जीवन के युगों से एक अभिन्न अंग रहा है, जो कि आपको ये सही है। 73वां संशोधन आपको 15 अगस्त 1993 में प्रभावी हुआ, तो बी आपको यहाँ पर ये गलत है, यही आपको राइट आंसर हो जाएगा। यह एक त्रिस्तरीय जैविकीय रूप में जुड़ी संरचना है, ये सही है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 243 के जी उसके महत्व को बढ़ाता है, ये भी सही है। तो 70 का आपको राइट आंसर बी हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि आपको 15 अगस्त 1993 जो दिया है ये गलत है, यहाँ पर 15 अगस्त की जगह पे आपको हो जाएगा 24 अप्रैल, ठीक है, ये आपको सही होगा, 24 अप्रैल हो जाएगा, इसको याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 71 नंबर की योजना अवकाश की अवधि का संबंध क्या है। देखिएगा, योजना अवकाश जो हुआ था उसकी अवधि का संबंध कब से कब तक चला था। 71 का यहाँ बी हो जाएगा, 1966 से 69 चला था योजना अवकाश है। ये आपको तीसरी पंचवर्षीय योजना की समाप्ति के समय आपको ये चला था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 72 नंबर देखेंगे कि भारतीय योजना के संदर्भ में निम्नलिखित में कथनों पर विचार कीजिए। तो ये देखते हैं आपको क्या होगा सही 72 का। तो द्वितीय पंचवर्षीय योजना ने भारी उद्योगों की स्थापना पर बल दिया, जो कि सही है। तृतीय पंचवर्षीय योजना ने औद्योगिकरण की रणनीति के रूप में आयात प्रतिस्थापन की अवधारणा को प्रारंभ किया, जो कि ये भी सही है। तो आपको इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, 1 और 2 दोनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 73 नंबर की अंग्रेजों और बर्मा के बीच हुई संधि के परिणाम स्वरूप 1826 में अंग्रेजों ने असम को हड़प लिया था। तो 73 का आपको देखिएगा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, सी हो जाएगा आपको यांडबू की संधि के द्वारा। कौन सी संधि? यांडबू की संधि के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 74 नंबर की नीति आयोग के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है। यहाँ पर सही नहीं कह रहा है नीति आयोग के रिगार्डिंग। तो 74 हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे कि कौन सा सही नहीं है। इसका गठन योजना आयोग के स्थान पर किया गया है, जो कि बिल्कुल सही है। योजना आयोग का गठन कब हुआ था? 1950 में हुआ था, इसको डेट याद रखेंगे, ठीक है। योजना आयोग 1950 में आया था, इसी को बदल करके नीति आयोग नाम दिया गया। नीति आयोग का फुल फॉर्म होता है दोस्तों नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, ठीक है। और 20 में देखिए क्या कहता है ऑप्शन में कि इसमें एक पूर्णकालिक अध्यक्ष होता है। तो 74 का आपको यही गलत है दोस्तों, और यही सही हो जाएगा। नेगेटिव का भाई नेगेटिव आंसर हो जाएगा। इसका गठन जनवरी 2015 में हुआ था, 1 जनवरी 2015 का हुआ था, ये आपको सही है, ये भी सही है। यह सहकारी संघवाद के सिद्धांत पर आधारित है, ये भी सही है। तो बी आपको राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर। 75 नंबर प्रश्न है यहाँ पर दोस्तों कि महात्मा गांधी ने साबरमती से लेकर दांडी तक प्रसिद्ध जो नमक मार्च किया था, जो शुरू किया था, दांडी गुजरात के किस जिले में स्थित है। तो यहाँ ध्यान देंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न हो जाएगा ये आपको नौसारी जिले में है, गुजरात के नौसारी जिले में स्थित है दांडी। ध्यान देंगे आपको दांडी मार्च जो आपको शुरू किया था गांधी जी ने, कब शुरू किया था? छोटा डेट के साथ याद रखेंगे, 12 मार्च 1930, ठीक है, 12 मार्च 1930 को शुरू किया था। और जाकर के अपने 78 अनुयायियों के साथ, कितने? 78 अनुयायियों के साथ शुरू किया था, यहाँ से चलना प्रारंभ किया था। और 24 दिनों की यात्रा के बाद आपको 5 अप्रैल 1930 को वहाँ पर 5 अप्रैल, इसे भी ध्यान रखेंगे कब वहाँ पहुँचे थे, 5 अप्रैल 1930 को वहाँ पहुँच कर आपको पहुँचे। और तत्पश्चात आपको 6 मार्च 1930 को आपको मुट्ठी भर एक नमक लिया अपने मुट्ठी में और उस कानून को तोड़ा। और तत्पश्चात आपको असहयोग सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत हो गई 6 अप्रैल 1930 से ही। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर आपको रीजनिंग है, जो कि रीजनिंग के लिए आप लोग पीडीएफ से आप लोग प्रैक्टिस करेंगे। 91 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से उर्वरक क्रांति का कौन सा रंग संबंधित है? उर्वरक क्रांति से कौन सा रंग संबंधित है? 91 का राइट आंसर बी हो जाएगा दोस्तों, भूरा रंग, ठीक है। भूरा रंग जो है कि उर्वरक क्रांति से संबंधित है। वहीं आपको सुनहरी क्रांति अगर बोल देगा तो सुनहरी आपको क्या होता है? सुनहरा आपको फल से संबंधित है। गुलाबी क्रांति आपको झींगा मछली से संबंधित है। 92 नंबर क्वेश्चन है कि असम और अरुणाचल प्रदेश को जोड़ने वाला भारत का सबसे लंबा सड़क सह रेल पुल क्या कहलाता है? सड़क सह रेल पुल क्या कहलाता है? असम और अरुणाचल प्रदेश को जोड़ने वाला। तो 92 का आपको बी हो जाएगा, बोगीबिल ब्रिज कहलाता है। क्या कहलाता है? बोगीबिल ब्रिज। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको ये हावड़ा ब्रिज देखिएगा, हावड़ा ब्रिज कहाँ स्थित है? आपको ये कोलकाता में है, हुगली नदी पर है, हुगली नदी पर बसा हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको 93 नंबर के भारत के किस राज्य में शिशु मृत्यु दर सबसे कम है? ध्यान देंगे, शिशु मृत्यु दर सबसे कम है आपको भारत के किस राज्य में? तो 93 का आपको राइट आंसर बी हो जाएगा, केरल राज्य में आपको ये सबसे शिशु मृत्यु दर सबसे कम है। साथ साथ इसे भी याद रखेंगे कि आपको भारत का सबसे साक्षरता वाला राज्य कौन सा है? आपको ये केरल ही है, यार इसको भी ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको सीसी शहर और सीसी दुर्ग का निर्माण किसने करवाया? सीसी शहर और सीसी दुर्ग का निर्माण किसने करवाया? तो 94 का आपको सी हो जाएगा, अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया सीसी शहर और सीसी दुर्ग का निर्माण। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 95 नंबर की भारत में वन नीति 1952 का संशोधन कब किया गया? भारत में जो वन नीति आई थी 1952 ईस्वी में, उसका संशोधन कब हुआ था? तो 95 का आपको राइट आंसर डी हो जाएगा, 1988 में, ठीक है। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि भारत में वन नीति जो 1952 में संशोधन कब हुआ था? तो 1988 ईस्वी में आई थी। 96 नंबर प्रश्न है कि एक द्रव की बूंद
व एक साबुन के बुलबुले की त्रिज्याएं समान हैं। यदि द्रव की बूंदे में दाब अधिक का मान P1 और साबुन के बुलबुले में दाब अधिक का मान P2 हो तो आपको यहाँ पर कौन सा यहाँ पर आपको रेशियो बनेगा? देखिएगा 96 का आपको राइट आंसर सी हो जाएगा, 2P1 = P2। ठीक है, ये आपको राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 97 नंबर के हाइड्रोजन आवास सारणी के किन दो समूहों के गुणों से मेल खाता है? तो 97 का आपको राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, 97 का सी हो जाएगा, समूह 1 और समूह 17। ठीक है, समूह 1 और समूह 17 जो है कि हाइड्रोजन आवास सारणी के दो समूहों के गुणों से मेल खाता है। एक समूह 1 हो जाएगा, एक समूह 17। 98 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किन्हें ऊर्जा संग्रहण के लिए प्रयोग किया जा सकता है? ऊर्जा संग्रहण के लिए तो देखिएगा आपको संपीड़ित वायु है, स्प्रिंग है, बैटरी है, संधारित्र है। तो यहाँ पर आपको संधारित्र जो होता है ना, इससे सिर्फ ही आपको ऊर्जा संग्रहण के लिए प्रयोग किया जा सकता है और बाद में फिर जाकर के है कि इसका प्रयोग किया भी जा सकता है। तो आपको केवल 4 हो जाएगा, ये आपको राइट आंसर हो जाएगा। 99 नंबर क्वेश्चन है कि उस समूह की पहचान कीजिए जिसमें आने वाले दो पादपों की शारीरिक संरचना स्पष्ट नहीं होती है। इन पादपों को सामान्यतः शैवाल कहा जाता है। ठीक है, इन पादपों को सामान्यतः शैवाल कहा जाता है और ये पौधे मुख्य रूप से जलीय होते हैं। 99 का आपको राइट आंसर डी हो जाएगा, जिसे हम क्या कहते हैं? थैलोफाइटा। क्या कहते हैं? थैलोफाइटा। क्या कह रहा है एक बार क्वेश्चन फिर से हम लोग पढ़ेंगे। उस समूह की पहचान कीजिए जिसमें आने वाले पादपों की शारीरिक संरचना स्पष्ट नहीं होती है। उसकी जो शारीरिक संरचना जो होती है ना, वो आपको स्पष्ट क्लियर नहीं हो पाती है। इन पादपों को सामान्यतः शैवाल कहा जाता है और ये पौधे मुख्य रूप से जलीय होते हैं, जिन्हें क्या कहते हैं? थैलोफाइटा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 100 नंबर की एक तत्व के समस्थानिक आइसोटोप से किसमें भिन्न है? एक तत्व के समस्थानिक, जिसको आइसोटोप्स कहते हैं, वो भिन्न होते हैं किसमें? तो 100 का आपको राइट आंसर सी हो जाएगा, न्यूट्रॉन की संख्या में ये भिन्न होते हैं। किसकी संख्या में? न्यूट्रॉन की संख्या में ये भिन्न होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 101 नंबर की मादा क्यूलेक्स मच्छर निम्नलिखित में से किस रोग का वाहक है? जो मादा क्यूलेक्स मच्छर जो है, कौन से रोग का ये वाहक है? 101 का आपको बी हो जाएगा, फाइलेरिया। ठीक है, मादा क्यूलेक्स मच्छर के काटने से फाइलेरिया रोग होता है, इसको ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 102 नंबर की धमनियां छोटी नलियों में विभाजित होती है और ऊतकों पहुंचने पर वे खालिस्तान नामक अत्यंत पतली नलियों में विभाजित होती है। 102 का आपको राइट आंसर सी हो जाएगा, कोशिकाओं में। ठीक है, कोशिकाओं में वे आपको कोशिकाओं नामक अत्यंत पतली नलियों में विभाजित होती है। 103 का आपको देखेंगे क्वेश्चन क्या है कि ब्लड कैंसर को आमतौर पर इस नाम से जानते हैं। जो ब्लड कैंसर होता है उसको आमतौर पर हम लोग कौन से नाम से जानते हैं? 103 का बी हो जाएगा, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? ल्यूकेमिया। क्या कहते हैं? ल्यूकेमिया को नाम से। एनीमिया क्या होता है? देखिए, एनीमिया ये लोहे की कमी से, बॉडी में जो आपको लोहे की कमी जो होती है उसके कारण आपको एनीमिया रोग हो जाता है, जिसको लौह-मेहता रोग भी कहते हैं, इसको ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको 104 नंबर की मानव खोपड़ी में हड्डियों की संख्या कितनी होती है? हमारे जब मानव जो होता है कि हमारी खोपड़ी में हड्डियों की संख्या टोटल कितनी होती है? तो 104 का आपको राइट आंसर सी हो जाएगा दोस्तों, 29 होता है। ऐसे तो आप लोग जानते हो कि 28 होता है टोटल, लेकिन 29 होता है। आपको एक हड्डी जो होता है सिर के बीच में जो होता है कि आपको एक गड्ढा नुमा क्रेनियम कोई जगह होता है, वहाँ पर आपको मौजूद होता है। तो टोटल 29 आपको होता है। वहीं आपको जान लीजिएगा कि मनुष्य के शरीर में कुल हड्डियों की संख्या टोटल कितनी होती है? तो 206 होती है। कितनी होती है? 206। इसको याद रखेंगे, कितनी? 206 हड्डियाँ होती हैं। और बाल्यावस्था में कुल हड्डियों की संख्या 300 होती है, अप्रॉक्स 300 से ज़्यादा भी कभी कभी जाता है, लेकिन 300 आप मान के चलिए। ठीक है, वहीं आपको देखिएगा सिर्फ चेहरा में 14 हड्डी, कान में 6 हड्डी होता है, इसको इस तरह से याद रखेंगे। पसली में कितनी होती है? पसली में आपको होता है 12 जोड़ी, यानी कि 12 दूनी 24 ठो। नेक्स्ट क्वेश्चन 105 नंबर दोस्तों यहाँ पर कि निम्नलिखित में से किसमें शल्क होते हैं? देखिएगा, ध्यान देंगे किसमें इसमें शल्क होते हैं। 105 का आपको देखेंगे एम्फीबिया, पिसीज, सरीसृप और स्तनधारी। इसमें देखिएगा आपको 2 नंबर हो जाएगा पिसीज और 3 नंबर हो जाएगा सरीसृप। इन दोनों में आपको शल्क होते हैं, आपको बस यही दोनों में। तो आपको इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। 106 नंबर यहाँ पर रीजनिंग आप लोग प्रैक्टिस करेंगे पीडीएफ से। 121 नंबर हम लोग प्रश्न पढ़ेंगे कि वैश्विक तापमान के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन दिए गए हैं? तो वैश्विक तापन मानव गतिविधियों, मुख्य रूप से जीवाश्म ईंधन के जलने के कारण पूर्व औद्योगिक काल से देखी गई पृथ्वी की सतह का दीर्घकालिक तापन है, जो पृथ्वी के वायुमंडल में ऊष्मा अवशोषण करने वाले ग्रीन हाउस गैस के स्तर को बढ़ाता है। ये आपको सही है। वैश्विक तापन जलवायु परिवर्तन का कारण बनती है, जो व्यापक बाढ़ और चरम मौसम के रूप में पृथ्वी पर जीवन के लिए गंभीर खतरा उत्पन्न करती है, जो कि ये भी सही है। तो ए और बी दोनों सही है। ठीक है, ए और बी दोनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा यहाँ पर 122 नंबर की निम्नलिखित में से किसके उपचार के लिए अर्जुन वृक्ष की छाल का प्रयोग किया जाता है? ध्यान देंगे, अर्जुन वृक्ष की छाल का जो उपयोग हम लोग करते हैं किसकी कौन से रोग के लिए करते हैं? तो 122 का आपको राइट आंसर सी हो जाएगा दोस्तों, हृदय रोग। ठीक है, हृदय रोग के लिए हम लोग प्रयोग करते हैं अर्जुन वृक्ष की छाल का प्रयोग।
123 नंबर प्रश्न है कि मानव शरीर की पीएच रेंज कितनी होती है। मानव शरीर की पीएच रेंज कितनी होती है, तो 123 का डी हो जाएगा 7.35 से 7.45 जो है मानव शरीर की पीएच रेंज होती है। ये आपको इस तरह से मान सकते हैं कि 7.4 आपको अप्रॉक्स बीच के बीच हो जाएगा। ठीक है, मानव शरीर की आपको ये ब्लड का जैसे कि पूछ रहा है, तो इस तरह से पीएच रेंज। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको ऐसे 7 से 7.8 भी देता है कभी कभी, इसको भी ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 124 नंबर के विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में रूपांतरित करने के लिए किस उपकरण का उपयोग करते हैं। देखिए यहाँ पर ध्यान देखिए, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलने के लिए किसका प्रयोग करेंगे, इसको देखेंगे बैटरी, फोटोसेल, मोमबत्ती, विद्युत मोटर। तो ऑब्वियसली आपको यहाँ विद्युत मोटर हो जाएगा। विद्युत मोटर जो है ना, ये विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में, जैसे कि आप लोग जो पानी में टंकी हम लोग भरते हैं अपने घरों में, तो इसी यही विद्युत मोटर के द्वारा ही होता है। क्योंकि जैसे ही हम बटन स्विच ऑन करेंगे तो विद्युत ऊर्जा उसमें लगेगा, पानी ऊपर जब चढ़ाता है तो यांत्रिक ऊर्जा लगता है, तो इसलिए आपको राइट आंसर विद्युत मोटर हो जाएगा। इसको ध्यान में रखेंगे। 125 नंबर क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, क्या आधुनिक आवर्तसारणी में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2-8 युक्त तत्व आप वे किस समूह में पाते हैं। तो 125 का आपको यहाँ पर 125 का राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा सी में, आपको यानी कि समूह 18 में हम लोग पाते हैं। अगला प्रश्न 126 नंबर के वर्ष 2014 में भारत को आधिकारिक तौर पर निम्नलिखित में से किस बीमारी से मुक्त घोषित किया गया था। आधिकारिक 2014 में भारत को आधिकारिक तौर पर कौन सी बीमारी से मुक्त घोषित किया गया था। तो 126 का आपको राइट आंसर ए हो जाएगा पोलियो से। किससे? पोलियो से मुक्त घोषित किया गया था। 127 नंबर प्रश्न है कि प्रेरित धारा उच्चतम होती है जब कंडली की गति की दिशा खालिस्तान होती है। 127 के यहाँ पर डी हो जाएगा चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत, यानी कि कंडली की गति की दिशा चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत होती है तो प्रेरित धारा उच्चतम होती है। 128 नंबर प्रश्न देखेंगे कि निम्नलिखित में से कौन सा पशु हार्मोन है, कौन सा इनमें से आपको पशु हार्मोन है। तो 128 का आपको राइट आंसर डी हो जाएगा इंसुलिन। ठीक है, ये आपको 128 का क्या हो जाएगा, इंसुलिन जो पशु है जो कि जंतु हार्मोन होता है इंसुलिन। इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है, तो डायबिटीज है जिसको हम लोग मधुमेह कहते हैं, इंसुलिन की कमी से ही होता है। इंसुलिन अगर पूछ देगा दोस्तों ये भी, इंसुलिन आपको कहाँ से निकलता है, तो अग्न्याशय के बीटा सेल से, अग्न्याशय के बीटा सेल से निकलता है, इसको भी ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको 129 नंबर की रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के विकास के पश्चात ही यह तकनीक संभव हुई है। तो 129 का आपको राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ए हो जाएगा डीएनए अंगुली मुद्रण, डीएनए अंगुली मुद्रण, जिसको डीएनए फिंगर प्रिंटिंग कहते हैं जिसको हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन 130 नंबर है कि जीमेल में जब आप कोई मेल प्राप्त करते हैं और उसी मेल के जवाब में और केवल मूल प्रेषक को मेल भेजना चाहते हैं तो आप किसका उपयोग करते हैं। तो 130 का यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 130 का ए रिप्लाई। आप रिप्लाई ही देते हैं ना, जहाँ पर अगला को फिर उसको भेजते हैं तो रिप्लाई कहलाता है उसको वो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 131 नंबर है कि सुमेलित कीजिए। यहाँ पर आपको देखिएगा सुमेलित करना है, तो देखते हैं सुमेलित करके हम लोग किसका कौन सा क्या हो जाएगा। तो 131 का कुनैन का क्या हो जाएगा, कुनैन की छाल से आपको हम लोग क्या मतलब बनाते हैं, मलेरिया की दवा, तो कुनैन हो जाएगा आपको यहाँ पर मलेरिया से आपको इसको कनेक्ट कर देंगे। क्रोसिन क्या हो जाएगा, क्रोसिन हो जाएगा आपको ज्वर हो जाएगा। एविल क्या हो जाएगा, एविल हम लोग खाते हैं ना जब कोई भी एलर्जी हो जाता है तो एलर्जी हो जाएगा एविल का। कंपोज यानी कि इसका आपको ये नींद का हो जाएगा, तो इस तरह से आपको मिलान कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर देखेंगे 132 नंबर प्रश्न देखेंगे कि जिसके नीचे पदार्थ ठंडा नहीं हो सकता वह न्यूनतम संभावित तापमान क्या कहलाता है, क्या है वो। आपको राइट आंसर सी हो जाएगा दोस्तों कि -273.15 डिग्री सेल्सियस होता है, जिसके हम लोग परम शून्य ताप भी कहते हैं, परम शून्य ताप भी कहते हैं, परम शून्य ताप। ठीक है, इसको भी ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको 133 नंबर की द्विधारी जिसको बाइनरी बोलते हैं संख्या 111 निरूपित करती है, तो क्या ये निरूपित करती है द्विधारी अंकन जो कहते हैं जिसको। तो 133 का यहाँ पर देखिएगा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सी 7। 111 जो होता है द्विधारी आपको बाइनरी संख्या, ये किसको निरूपित करती है, तो 133 का सी हो जाएगा आपको, इसको ये 7 को निरूपित करती है। 134 नंबर प्रश्न है कि बुलेट प्रूफ जैकेट के निर्माण में किस बहुलक पदार्थ का प्रयोग किया जाता है। देखिएगा बुलेट प्रूफ जो जैकेट बनता है कौन से बहुलक पदार्थ का प्रयोग किया जाता है। 134 का आपको सी हो जाएगा केवलर। ठीक है, केवलर का आप लोग प्रयोग हम लोग करते हैं बुलेट प्रूफ जैकेट के निर्माण में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको यहाँ पर ध्यान देंगे आपको नेक्स्ट क्वेश्चन की कौन सी विद्युत चुम्बकीय तरंग नहीं है। विद्युत चुम्बकीय तरंग नहीं के बारे में पूछ रहा है, यहाँ पर ध्वनि हो जाएगा दोस्तों, ध्वनि। ठीक है, ध्वनि जो है कि आपको विद्युत चुम्बकीय तरंग नहीं है। ये आज का अंतिम प्रश्न है दोस्तों, और इसके साथ साथ इसमें एक और पॉइंट याद करते चलेंगे कि ध्वनि तरंगें कौन कौन सी होती हैं, सॉरी विद्युत चुम्बकीय तरंग कौन कौन सी होती हैं। यहाँ पर विद्युत चुम्बकीय तरंग पूछ रहा है, यह हो जाएगा आपको गामा किरण, एक्स किरण, यूवी किरण, अल्ट्रावायलेट जिसको कहते हैं, दृश्य किरण, अवरत किरण, माइक्रो और रेडियो तरंग, ये सब आपको विद्युत चुम्बकीय तरंग है। आपको ध्वनि जो है ना ये आपको विद्युत चुम्बकीय तरंग नहीं है। तो दोस्तों आई होप कि आज का भी सेशन अच्छा लगा हो, और आज अगर अच्छा लगा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर करें, ताकि जिन्हें ये आपको बुक नहीं ले पाते हैं जो भी स्टूडेंट, उनके तक ये पहुंच सके और उनको भी इस चीज़ का लाभ प्राप्त हो जाए। तो चलिए दोस्तों चलते हैं, मिलते हैं आपको नेक्स्ट सेट में। जय हिंद।